हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। एक सब्जेक्ट आपका समाप्त हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंक्रीट। कंक्रीट के जितने भी चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। यहाँ पर डेली आपके लिए एक वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एग्रीगेट को परतदार यानी कि फ्लैंकी कहा जाता है यदि इसका न्यूनतम आयाम इतने से कम हो। एग्रीगेट जो आपका होता है उसको फ्लैंकी कहा जाता है यदि इसका न्यूनतम आयाम जो लिस्ट डायमेंशंस होता है वो कितने से कम होगा तो उसको फ्लैंकी कहा जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है, 16 में, 17 में और 14 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 3/5। मध्य देखिए, माध्य आयाम के 3/5 से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जब एग्रीगेट का न्यूनतम आयाम 3/5 से कम होगा तो एग्रीगेट हमारा फ्लैंक ही कहा जाएगा। देखिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है आंसर, फ्लैंकी कब कहते हैं, ठीक है। तो और लंबोतरा कब कहते हैं, तो इसको आप डिटेल स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ली जाती है। कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितनी ली जाती है ये हमको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 0.67 FCK। ठीक है, कंक्रीट की वास्तविक संरचना का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का मान आपका होता है 0.67 FCK। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सीमेंट के जमाव काल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जो कंक्रीट बनाने के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं उसके जमाव काल में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ये हमको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला हमारा दिया हुआ है, प्रारंभिक सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा और अंतिम सेटिंग टाइम 10 घंटों से कम। दूसरा हमारा दिया है, प्रारंभिक सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा और अंतिम सेटिंग टाइम 10 घंटों से ज़्यादा। और 2 ऑप्शन हम देखते हैं, प्रारंभिक सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम और अंतिम सेटिंग टाइम 10 घंटों से ज़्यादा। फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है, प्रारंभिक सेटिंग टाइम 60 मिनट से ज़्यादा परंतु अंतिम सेटिंग टाइम 600 मिनट से कम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, जो सीमेंट होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होता है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो सीमेंट होती है उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए कि प्रारंभिक सेटिंग टाइम उनका 30 मिनट से ज़्यादा और अंतिम सेटिंग टाइम 10 घंटों से कम, यानी कि 30 मिनट से 10 घंटों के बीच में उनका सेटिंग टाइम हो। तो ए ऑप्शन इसके लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है यहाँ पर डिटेल, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन आपके दिए गए, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला दिया गया, मोटा एग्रीगेट मिलावा का अधिकतम आकार 75 mm और न्यूनतम 4.75 mm होता है। जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसकी मैक्सिमम साइज दी गई है 75 mm कही जा रही है और मिनिमम कही जा रही है 4.75 mm होता है। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, महीन एग्रीगेट यानी कि जो फाइन एग्रीगेट होगा आपका उसकी अधिकतम आकार मैक्सिमम साइज 4.75 और मिनिमम जो साइज होगी 0.75 mm होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, पदार्थ जिसके कणों का आकार 0.06 mm से 0.002 mm तक बदलता है तो वह गोंद के रूप में जाना जाता है। और डी ऑप्शन आपका है, सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शंस आपके सही कहे जा रहे हैं, सारे कथन आपके सही हैं।
पहला हम देखते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसकी मैक्सिमम साइज आपकी 75 mm होती है और मिनिमम साइज आपकी 4.75 mm होती है। जो फाइन एग्रीगेट होती है उसका अधिकतम आकार आपका 4.75 mm और मिनिमम आपका 0.75 mm, ये भी सही है। तीसरा आपका है, पदार्थ जिसके कणों का आकार 0.06 mm से 0.002 mm तक बदलता है तो वह गाद के रूप में जाना जाता है। तो तीनों ऑप्शंस आपके सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिटेल, आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पत्रिल यानी कि फ्लैग के मिलावे को दीर्घित कहते हैं यदि उसकी लंबाई कितना होनी चाहिए तो उसको हम दीर्घित कहेंगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, मध्य आकार से दोगुनी हो। मध्य आकार से अगर दोगुनी होगी तो उसको हम दीर्घित कहेंगे। डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, कठोरता के कारण पत्रिल मिलावे को दीर्घित कहा जाता है यदि उसकी लंबाई मध्य आकार की दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अल्प भारित कंक्रीट प्रयोग करते हैं, कहाँ पर करेंगे, जो लाइट वेट की कंक्रीट होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, भवनों के वातानुकूलन में, कंडीशनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग में हम करते हैं अल्प भारित कंक्रीट का प्रयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में इसका दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइट वेट कंक्रीट का प्रयोग, लाइट वेट कंक्रीट डैश का प्रयोग कर बनाया जाता है, किसका प्रयोग कर हम लाइट वेट कंक्रीट बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया गया लाइट एग्रीगेट, दूसरा ऑप्शन आपका है रेत को सीमेंट से हटाकर वायु रिक्तियों के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन आपका है फोम बनाने वाले पदार्थों द्वारा सीमेंट पेस्ट में वायु रिक्तियों के निर्माण। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूने के मसाले में सुर्खी मिलाई जाती है, चूने के मसाले में सुर्खी मिलाई जाती है क्या करने के लिए, सिकुड़न से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, सिकुड़न से बचाने के लिए चूने के मसाले में हम सुर्खी मिलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत अधिक गीला कंक्रीट डैश के कारण, किसके कारण होता है बहुत अधिक गीला कंक्रीट। यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया पृथक्करण सेग्रीगेशन, दूसरा है लोअर डेंसिटी कम घनत्व, तीसरा आपका है वीकनेस ऑफ कंक्रीट यानी कि कमजोर कंक्रीट, और चौथा आपका सही विकल्प सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, सभी विकल्प सही है। जो बहुत अधिक गीला कंक्रीट होता है वो सेग्रीगेशन, लोअर डेंसिटी और वीकनेस ऑफ कंक्रीट के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट मसाले का घटक नहीं है। जो सीमेंट मसाला हमारा होता है, सीमेंट मोटार होता है, उसके कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें से कौन सा नहीं है, पानी, पहला आपका पानी दिया है, दूसरा आपका सीमेंट दिया है, फिर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें से कौन सा सीमेंट मसाला हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की पड़ती है और फाइन एग्रीगेट की पड़ती है। यहाँ पर हमारा कोर्स एग्रीगेट का कोई काम नहीं होता सीमेंट मसाले में, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो कोर्स एग्रीगेट है ये सीमेंट मसाले का घटक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्रीगेट का कुल घनत्व यानी कि बल्क जो डेंसिटी होती है किस पर निर्भर करती है, एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी किस पर निर्भर करेगी। देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर, एग्रीगेट का आकार और आकृति पर, एग्रीगेट के विशिष्ट गुरुत्व पर, एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर, और चौथा आपका है पात्र के आकार और आकृति। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसके लिए, पात्र के आकार और आकृति यानी कि साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, चार कथन आपके दिए गए हैं। पहला आपका है भार का 5% से 6% नमी जोड़ने पर शुष्क रेत का आयतन 18 से 38% तक बढ़ जाता है। दूसरा हम देखते हैं, महीन रेत का एकत्रीकरण मोटी रेत से ज़्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, यदि नमी की मात्रा 10% से अधिक हो जाती है तो रेत के एकत्रीकरण में घटोत्तरी प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। ऊपर जो तीनों विकल्प दिए हैं, तीनों कथन कहा जा रहा है, वो तीनों कथन आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से कभी भी अच्छी गुणवत्ता की रेत प्राप्त नहीं की जा सकती।
4 स्रोत आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस स्रोत से आपकी अच्छी गुणवत्ता की रेत प्राप्त नहीं होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, समुद्र से हमारी अच्छी रेत प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थूलन यानी कि बल्किंग क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, आर्द्रता के कारण रेत के आयतन में वृद्धि जो रेत के कणों को अलग करती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका मृत्तिका जैव पदार्थों जैसी अशुद्धताओं के कारण रेत के घनत्व में वृद्धि। फिर तीसरा ऑप्शन आपका है रेत की कुटाई ताकि यह न्यूनतम आयतन को घेरे। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है रेत का सहंतीकरण यानी कि कंपैक्टिंग ऑफ सैंड। तो इसमें से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, आर्द्रता के कारण रेत के आयतन में वृद्धि जो रेत के कणों को अलग कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित जल की किस अशुद्धि के कारण कंक्रीट की शक्ति और स्थापना यानी कि सेटिंग समय प्रभावित होती है। मिश्रित जल की किस अशुद्धि के कारण, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सोडियम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के कारण जो आपकी कंक्रीट की शक्ति और सेटिंग होती है उस समय सेटिंग समय प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है, अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 10% सामान्य सघनता जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो 10% दिया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ए और बी आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको पता है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं उनके जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है आपकी 30 मिनट प्रारंभिक जमाव काल, और फाइनल सेटिंग टाइम आपकी 10 घंटे होती है। तो ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। M5 ग्रेड की सीमेंट मसाले की 28 दिन में संपीड़न सामर्थ्य MPa में क्या होगी। M5 ग्रेड की संपीड़न सामर्थ्य 28 दिन में क्या होती है, तो सी ऑप्शन आपका सही है 5 to 7.5। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्रीट की तनन सामर्थ्य का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है कंक्रीट की तनन सामर्थ्य का मापन, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है यूनिवर्सल परीक्षण मशीन में प्रत्यक्ष तनन परीक्षण से यानी कि डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम से हम करते हैं डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेलन की सामर्थ्य का 15 सेंटीमीटर घनाकार के समान कंक्रीट से अनुमानित अनुपात है। बेलन की सामर्थ्य का 15 सेंटीमीटर घनाकार के समान कंक्रीट से अनुमानित अनुपात जो आपका है सी है 0.85। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट निर्माण के समय निम्न में से किसे मुख्यतः सीमेंट को फ्लैश सेटिंग से बचाने के लिए मिलाया जाता है। सीमेंट की फ्लैश सेटिंग ना हो इससे बचाने के लिए सीमेंट निर्माण के समय क्या हम मिलाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है जिप्सम। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथकीकरण यानी कि सेग्रीगेशन डैश के लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है सेग्रीगेशन आपका, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हनीकॉम्ब कंक्रीट यानी कि मधुकोश कंक्रीट, दूसरा आपका है कंक्रीट में छिद्रयुक्त परत, कंक्रीट में रेत की धारियाँ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सभी विकल्प सही है, तीनों जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं IS 456 2000 के अनुसार संरचनात्मक उपयोग के लिए कंक्रीट की न्यूनतम संस्तुत ग्रेड निम्नलिखित है। IS 456 2000 के अनुसार कौन सी ग्रेड कंक्रीट की न्यूनतम है, या फिर क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखिए IS 456 2000 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट कार्य हेतु न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड निम्नलिखित है। RCC कार्य के लिए न्यूनतम मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड क्या होना चाहिए, या फिर तीसरा जो टाइप आपका क्वेश्चन का है ऐसे पूछा जा सकता है प्रबलित कंक्रीट के लिए कंक्रीट का वर्ग निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए, तो यानी कि मिनिमम ग्रेड आपको बताना है जिस कंक्रीट को हम RCC कार्य के लिए यूज कर सके।
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही आंसर है M20। IS 456 2000 के अनुसार हम M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करते हैं। इसके पहले हम M15 का भी करते थे, लेकिन जो अपडेटेड जो आपका ग्रेड है वो आपका M20 है। तो सी ऑप्शन से आपका सही आंसर होगा M20। डिटेल इसका दिया गया है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 ग्रेड के पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 28 दिन की औसत संपीड़न सामर्थ्य निम्न में से किससे अधिक होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा 43 MPa। जो ग्रेड आपका 33, 43 और 53 दिया जाता है, तो जितनी ग्रेड होती है उतनी ही आपकी संपीड़न सामर्थ्य होती है। तो 33 ग्रेड का 33 MPa होगा, 43 ग्रेड का 43 MPa होगा और 53 ग्रेड का 53 MPa से अधिक होगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 43 MPa। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि 3 परीक्षण नमूनों की संपीड़न सामर्थ्य का अंतर निम्नलिखित से अधिक हो तो परीक्षण दोबारा किया जाना चाहिए। यदि 3 परीक्षण जो सैंपल हम लिए हैं उसकी संपीड़न सामर्थ्य का अंतर जो आपका है निम्नलिखित से अधिक, किससे अधिक, ऑप्शन में आपका दिया गया है। पहला आपका दिया 0.5 न्यूटन पर mm², 1 न्यूटन पर mm², 1.5 न्यूटन पर mm² या फिर 2 न्यूटन पर mm²। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है 1.5 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट हम देखते हैं, ताज़ा कंक्रीट का आरंभिक दृढ़ीकरण समय होना चाहिए, जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फ्रेश कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही है 30 मिनट से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, मसाला में बंधन सामग्री होती है, जो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्या हम यूज़ करते हैं मसाले में। तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर सीमेंट। सीमेंट मोर्टार अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर सीमेंट आपका बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, SCC के भारतीय परिदृश्य के अनुसार सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, SCC का फुल फॉर्म आपका है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का निम्न में से कौन सा ग्रेड स्तंभों के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सी ग्रेड की जो भी ग्रेड दिया गया है यहाँ पर उसको हम स्तंभ में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही है M70। M80 तक आपका मैक्सिमम ग्रेड होता है कंक्रीट का, तो यहाँ पर M70 हम यूज़ करते हैं स्तंभ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट में जल्दी व ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करने के संबंध में कुछ तथ्य हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला आपका दिया है बारीक पिसाई से चूने की मात्रा घटाने से जल्दी सामर्थ्य प्राप्त करने के बारे में ये तथ्य कहा जा रहा है। अधिक तापमान पर जलाने से या फिर जिप्सम की मात्रा बढ़ाने से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है ए एवं सी। ए आपका है बारीक पिसाई से और सी आपका है अधिक तापमान पर जलाने से, उनकी सामर्थ्य प्राप्त करने के संबंध में ये दोनों तथ्य आपके ए और सी सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में पोजुलाना मिलाने से किसमें वृद्धि होती है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जब हम पोजुलाना मिलाते हैं तो किसमें वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पारगम्यता, संकुचन, जलायोजन या उत्सर्वण, परमिबिलिटी, श्रिंकेज, हीट ऑफ हाइड्रेशन और ब्लीडिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही है संकुचन। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में होती है, कंक्रीट में क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया गया सीमेंट, दूसरा आपका है मोटा मिलावा यानी कि कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट या फिर उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, कंक्रीट में आपकी उपरोक्त सभी होती हैं, सीमेंट भी होता है, कोर्स एग्रीगेट भी होता है और फाइन एग्रीगेट भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की विशिष्ट ऊष्मा का परिसर क्या है। कंक्रीट की विशिष्ट ऊष्मा का परिसर क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है 840 से 1170 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंक्रीट की सामर्थ्य पर जिसमें चपटे एग्रीगेट प्रयोग किया जाता है उसकी फ्लैकीनेस निम्न प्रभाव डालती है। उसकी फ्लैकनेस क्या प्रभाव डालती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, सामर्थ्य को कम करती है। इसमें चपटे एग्रीगेट का हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है सामर्थ्य को कम कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्के भार वाले मिलावे का उपयोग किए जाए तो परंपरागत कंक्रीट का घनत्व होगा। हल्के भार वाले मिलावे का अगर हम प्रयोग करें तो परंपरागत कंक्रीट का घनत्व कितना होगा। तो डी ऑप्शन सही आंसर है 480 से 1760 kg पर मीटर क्यूब।
नेक्स्ट देखते हैं M50 जैसे आपका इसमें जो भी कंक्रीट का ग्रेड है M10 से M18 तक, सॉरी M80 तक, तो उसके जो ग्रेड को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्डिनरी में, स्टैंडर्ड में और हाई स्ट्रेंथ में। तो इसमें से उनका वही टाइप पूछ रहा है कि M50 डैश टाइप की कंक्रीट मानी जाती है। कौन से टाइप की कंक्रीट मानी जाती है तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, स्टैंडर्ड, मानक ग्रेड की, मानक टाइप की कंक्रीट मानी जाती है। यहाँ पर देखिए आपका डिटेल दिया गया है, M25 से M55 ग्रेड कंक्रीट मानक ग्रेड की कंक्रीट होती है। M10 से M20 ग्रेड की कंक्रीट सामान्य ग्रेड, M10 से और M80 तक की कंक्रीट ग्रेड की कंक्रीट आपकी मिलती है, उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो M10 से 20 तक है स्टार्टिंग का, वो हमारा सामान्य ग्रेड की कंक्रीट की श्रेणी में आती है। जो M25 से M55 है वो आपकी मानक ग्रेड की कंक्रीट की श्रेणी में आती है। और जो M60 से M80 ग्रेड की कंक्रीट है वो हमारी उच्च सामर्थ्य वाली ग्रेड की कंक्रीट में आती है। तो ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सुदृढ़ीकरण कंक्रीट के मामले में समुद्री जल अथवा समुद्री किनारों के सीधे संपर्क के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड क्या होगा। तो डी ऑप्शन सही है आपका, M30। भारतीय मानक 856/2000 के अनुसार समुद्री जल में प्रबलित कंक्रीट M30 ग्रेड से कम नहीं डालना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं M15 की श्रेणी के कंक्रीट का अर्थ है कि 15 सेंटीमीटर के घन की 28 दिन बाद संपीड़न शक्ति कितनी होगी। तो ये आपको बताना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। M15 ग्रेड की कंक्रीट की 15 सेंटीमीटर के घन की 28 दिन के बाद संपीड़न शक्ति आपकी क्या होगी, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कंक्रीट तकनीकी के दोषों का वर्णन करता है। दो वाक्य आपके दिए गए हैं यहाँ पर, नहीं दो तीन है। पहला देखते हैं हम, कंक्रीट की आसानी से उपलब्धता। दूसरा आपका है तनन सामर्थ्य कम होने के कारण दरार को कम करने के लिए कंक्रीट को प्रबलित किया जाता है। या फिर तीसरा आपका है एक समान व्यवहार व सुंदर एकरूपता देता है। और चौथा आपका है कंक्रीट उच्च संपीड़न सामर्थ्य का गुण रखता है। तो इसमें से सी ऑप्शन सही आपका है, ओनली बी। केवल बी में जो बात कही जा रही है वही आपका सही है। देखिए, तनन सामर्थ्य कम होने के कारण दरार को कम करने के लिए कंक्रीट को प्रबलित किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका, ओनली बी आपका सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 कथन आपके दिए गए, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, पहला आपका दिया गया है कंक्रीट को शक्ति सीमेंट के जलायोजन यानी कि हाइड्रेशन से मिलती है। दूसरा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर तराई युक्त कंक्रीट 28 दिनों में सामर्थ्य हासिल करता है। और तीसरा आपका है कंक्रीट हिमीकरण बिंदु पर स्थापित यानी कि सेट नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं M10 ग्रेड की कंक्रीट लगभग किसके मिश्रण होती है, उनका अनुपात आपको बताना है, रेशियो बताना है। सारे जो कंक्रीट के ग्रेड है M10 से M80 तक, उनके अलग अलग अनुपात होते हैं। कि अनुपात में क्या होता है, जो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका सीमेंट का होता है, सेकेंड पार्ट आपका सैंड का होता है और थर्ड पार्ट आपका एग्रीगेट का होता है। तो वही अनुपात बताना है कि M10 ग्रेड की कंक्रीट का लगभग अनुपात क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये हमको बताना। तो ये ऑप्शन आपका सही है, 1:3:6। 1 रेशियो आपका क्या है, सीमेंट का है, 3 रेशियो आपका सैंड का है और 6 रेशियो आपका एग्रीगेट का है। तो ये हम याद रखेंगे, जो 3 पार्ट है, पहला पार्ट सीमेंट होता है, दूसरा पार्ट सैंड होता है और तीसरा पार्ट हमारा एग्रीगेट होता है। तो ये M10 ग्रेड की कंक्रीट के लिए आपका 1:3:6 अनुपात है। नेक्स्ट हम इसके ग्रेड और देख लेते हैं अनुपात के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए, कुछ ग्रेड के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। पहला आपका M7.5 है, इसका जो मिक्स अनुपात होगा 1:4:8। M10 का जो है 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1:3 और M25 का 1:1:2। ये हम याद भी रख सकते हैं इसके ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे याद रखेंगे, एक तो आप में सब में आएगा एक, ठीक है, एक आपका सब में आएगा। सीमेंट का जो पार्ट है पहले हम 1 के रेशियो में यूज कर रहे हैं।
सैंड का पार्ट हम क्या कर रहे हैं, 4, 3, 2, फिर 1.5 और 1, तो यहाँ से कम होते जा रहे हैं। और ये क्या है, एग्रीगेट का 8, 6, 4, 3 और 2, यहाँ पर आपका 2, 2 कम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1, 1 कम हो रहा है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 दिया है आपका 1, 4, 8, 1 का आपको पता है, तो 4 का ये 2 गुना 8 होता है, फिर 1, 3, 6। यहाँ पर जब एक बीच वाला आपको याद है सैंड का जो पार्ट, तो उससे हम एग्रीगेट का निकाल सकते हैं। 1 है, 3 आपको याद है, तो 3 का 2 गुना हमारा 6 हो जाएगा एग्रीगेट। फिर 1 हमको पता है, यहाँ पर 2 है, 2 का 2 गुना हमारा 4 हो जाएगा, फिर 1, 1.5 का फिर 2 गुना 3 है हमारा, और 1 का 2 गुना हमारा 2 है। तो 2 पार्ट अगर याद है तो तीसरा पार्ट हम निकाल सकते हैं। और इसके कार्य का विवरण भी यहाँ पर दिया गया, देख लेते हैं कहाँ यूज होता है। स्थूल कंक्रीट मशीन की नींव में, M 7.5 का, M 10 का, या स्थूल कंक्रीट बांध नींव की कंक्रीट ब्लॉक, फर्श तथा सड़क का आधार। M 15 का यूज कहाँ करते हैं, धरन स्लैब, स्तंभ, संचय टैंक, सड़क, फर्श, पुलिया इत्यादि में। और जो आपका M 20 और 25 है, M 20 का पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवार या पुल इत्यादि में, और M 25 का स्तंभ, डाट, भारी धरन इत्यादि में। तो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट मिश्रण में कौन सा आपका अक्रिय सामग्री है, ये हमको बताना है। सीमेंट कंक्रीट मिश्रण में यहाँ पर देखिए, एग्रीगेट आपका अक्रिय सामग्री है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्रीगेट का एग्रीगेट इम्पैक्ट मान का उपयोग होता है डैश, आपको बताना है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन आपका सही है, सभी विकल्प सही है। जो 3 ऑप्शन दिए गए, इमारती कंक्रीट 45 से कम, सड़क पटरी यानी कि रोड पेमेंट कंक्रीट 30 से कम, और जो रनवे की जो कंक्रीट होती है धावक कंक्रीट, वो आपकी 30 से कम। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा कि एग्रीगेट का एग्रीगेट इम्पैक्ट मान का उपयोग इतना से कम होगा, तो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की क्षमता डैश के साथ बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है कंक्रीट की क्षमता, तो बी ऑप्शन सही है आपका, भारण यानी कि लोडिंग की दर में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीगेट में स्वीकृति की जा सकने वाली धूल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, तो डी ऑप्शन सही है, सभी विकल्प, जो तीनों विकल्प आपके दिए गए हैं और तीनों आपके सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की उचित अनुपातिकता डैश से सुनिश्चित होती है, किसके साथ सुनिश्चित होती है, डी ऑप्शन आपका सही है। जो तीनों ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शंस आपके सही है, तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में किसका प्रयोग सामग्री की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक पूरक की तरह केवल प्रयोग किया जाता है तथा पानी और सीमेंट से क्रिया नहीं करता है। तो लागत को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, एग्रीगेट का ही करते हैं, मिलावा का। यह आपका लागत को कम कर देता है, कंक्रीट में सामग्री की लागत को कम करता है, और यह एक पूरक की तरह केवल प्रयोग किया जाता है, पानी और सीमेंट से ये कोई क्रिया नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय मानक कंक्रीट बनाने में उपयोग होने वाली रेत के वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। भारतीय मानक कंक्रीट बनाने के लिए उपयोग होने वाली रेत के वर्गीकरण हेतु हम कौन से कोड का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन सी आपका IS 383। नेक्स्ट देखते हैं, कंक्रीट का ग्राह्यता मापदंड सुनिश्चित करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं। 3 आपके परीक्षण दिए गए, 7 दिनों के पश्चात फटन मापांक परीक्षण, 7 दिनों के पश्चात संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, और 28 दिनों के पश्चात संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है कि ओनली 3, जो 28 दिनों के बाद संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण होता है वही हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में अधिकतम संकुचन डैश शुष्क होने के बाद होता है। अधिकतम संकुचन कितने दिनों के बाद होता है ये बताना है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, 28 दिन के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट मिश्रण की सामग्री के अनुपात में निम्न में से कौन सी अनुपात में सही नहीं है, कौन सी अनुपात में सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए अनुपात हम देख लेते हैं, वह
से 1-1-2 तो आपका सही है, क्योंकि एक है और सीमेंट का पार्ट एक है, सैंड का पार्ट है एक है, तो एग्रीगेट का आपका 2 होता है, उसका 2 गुना होता है। जो बी आपका दिया है 1-2-4 दिया, ये भी आपका सही है, क्योंकि सीमेंट का 1 है और सैंड का जब 2 है तो एग्रीगेट का आपका 4 होगा, एग्रीगेट 2 गुना होता है इसके। और फिर आपका तीसरा जो दिया है 1-3-6, सीमेंट 1 है, अगर सैंड 3 है तो एग्रीगेट आपका 6 होगा, 2 गुना होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 1-4-10, 1 है, सीमेंट 4 है और एग्रीगेट आपका 10 दिया गया, यहाँ पर 8 होता तो ये सही हो जाता। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसके लिए, यानी कि 1-4-10 जो आपका है ये गलत अनुपात है सीमेंट का। देखिए नीचे दिया भी गया है M25 का 1-1-2, M20 का 1-1.5-3, सही अनुपात पहचानने के लिए आप यही पहचान कर सकते हैं कि जो सैंड का पार्ट है बीच वाला, उसका 2 गुना आपका एग्रीगेट का पार्ट होता है। 1 है तो 2 होगा, 1.5 है तो 3 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, 4 है तो 8 होगा, 5 है तो 10 होगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं सही अनुपात की। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे कंक्रीट के। ये हमारा